नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान के अध्याय 1 के विषय में, जिसका शीर्षक है सत्ता की साझेदारी। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को और बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन यानी परिचय दिया हुआ है कि इस अध्याय में हम क्या मुख्य रूप से जानने वाले हैं। दोस्तों, इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की एक यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। ये वो यात्रा है जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती, है ना। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी है ना। दोस्तों, पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका, बिल्कुल नाम याद रखिएगा, बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। ये दोनों घटनाएं हमें क्या बताती हैं? ये दोनों घटनाएं हमें बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह से निपटती हैं। इन घटनाओं से हम दोस्तों ये समझने में कुछ मदद हमें मिलेगी कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की ज़रूरत क्यों होती है। इससे हम सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिनकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। तो यह अध्याय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने जिक्र किया था, बेल्जियम और श्रीलंका। दोस्तों, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। उम्मीद है आपने अब तक के बेल्जियम को अपनी एटलस पे देख लिया होगा। दोस्तों, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी यह छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती हैं। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी है। और यह देश है, याद रखिए। दोस्तों, इस छोटे से देश के समाज की जातीय बुनावट बहुत जटिल है। आप कहेंगे जटिल क्यों? तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है, इसे समझिएगा। और फ्लेमिश इलाके में रहने के साथ यह बोलता है डच, ठीक है। बचा हुआ जो 40% है, वो 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और बोलते हैं फ्रेंच। शेष 1% बच गए, ये लोग जर्मन बोलते हैं। दोस्तों, राजधानी ब्रुसेल्स यहाँ की है और इसके 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग बोलते हैं डच भाषा। आप समझ रहे हैं, जो बेल्जियम की राजधानी है वहाँ के जो लोग हैं वो 80% लोग जो राजधानी ब्रुसेल्स में है वो फ्रेंच बोल रहे हैं और 20% लोग बोल रहे हैं डच भाषा। हमने ये देखा था कि 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है, ठीक है। दोस्तों, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं शुरू से। बहुत ज़्यादा बाद में आकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराज़गी थी। इसके चलते क्या हुआ, 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले जो ग्रुप थे, जो समूह थे, उनके बीच तनाव बढ़ने लग गया, बढ़ेगा ही। और इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप कहाँ दिखा? राजधानी बेल्जियम की ब्रुसेल्स में। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में वे कमज़ोर थे और अल्पमत थे। अब आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करके देखते हैं। बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी भी कई जातीय समूह के लोग यहाँ पर रहते हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है। तमिलों के नंबर में जिनकी आबादी जो है कुल जनसंख्या में 18% है। तमिलों में भी 2 समूह हैं, एक श्रीलंकाई मूल, है ना, श्रीलंकाई मूल के तमिल जो कि 13% हैं,
और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। समझ रहे हैं? औपनिवेशिक जब शासनकाल था तो उस समय बागानों में काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता थी और भारत से जो लाए गए लोग थे उनकी ये संतान है। दोस्तों, मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर अगर हम गौर करेंगे तो हम पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है ना। ये देखिए यहाँ ये जो है मैं आपको बता दूं कि बेल्जियम का नक्शा है और इसमें आप देख सकते हैं ब्रुसेल्स जो है उसका राजधानी क्षेत्र ये है। ठीक है, ये जो पीला हिस्सा आप देख रहे हैं ये फ्लेमिश यानी डच भाषी लोग हैं और ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर से, एक मिनट, ये जो आप देख रहे हैं ये जो हिस्सा है ये वेलोन फ्रेंच भाषी लोगों का हिस्सा है और ये जो हिस्सा है ये हिस्सा जो है ये है जर्मन भाषी लोगों का जो 1% है। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं बात बोले भेद खोले में एथनिक या जातीय ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। जरूरी नहीं कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म के मानने वाले हों या उनकी राष्ट्रीयता एक हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ से हमने छोड़ा था। दोस्तों, श्रीलंका की बात करते हैं। अधिकतर सिंहली भाषा के जो लोग हैं बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं, जानते हैं। अब सोचना है कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था। बेल्जियम में जो डच भाषी लोग हैं वो अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती। संभव था कि इससे देश बंट जाता और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। अब यह देखें कि असल में दोनों देशों में क्या हुआ। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, इसको समझते हैं दोस्तों। सन 1948 की बात है, तब श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा और इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता को कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। दोस्तों, 1956 में एक कानून बना। कानून क्या था जी? कानून ये था कि तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। दोस्तों, एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने क्या किया? श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ा दिया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। आप समझ रहे हैं। और परिणाम क्या निकला? परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदायों के संबंध आपस में बिगड़ते चले गए, धीरे धीरे बिगड़ते गए। दोस्तों, आप याद रखिए कि जब दो छोटे भाई बच्चे खेल रहे हों और उनमें से आप किसी एक को टॉफ़ी दें, दूसरे को ना दें, तो क्या होता है ना? मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं कि इस स्थिति में क्या हो रहा होगा, इस परिस्थिति में। अब देखिए, ये जो नक्शा है श्रीलंका के जातीय समुदायों का नक्शा है और आप देख सकते हैं कि ये जो पीला रंग है यहाँ पर ये जो दिखाया गया है ये श्रीलंकाई तमिल जो है उनको दर्शाता है और ये जो हिस्सा है ये भारतवंशी तमिलों को दर्शा रहा है। ये जो हिस्सा है ये आप देख सकते हैं बता रहा है भारतवंशी तमिलों को, है ना। और इसके बाद में जो बचा हुआ हिस्सा है ये सिंहली वाला हिस्सा है। एक मिनट, मैं शायद थोड़ा गलत बोल गया।
देखिए मैं आपको बताता हूँ, यह जो पीला हिस्सा है ये सिंहली भाषा बोलने वाले लोगों को दर्शा रहा है ना, जो कि अधिक है, अभी हमने देखा। ये जो हिस्सा है ये वाला, ये श्रीलंकाई तमिल बोलने वाले लोग हैं, ये भारतवंशी तमिल है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। और ये जो है ये मुस्लिमों के बारे में बताया जा रहा है ना, मुसलमान लोग हैं। दोस्तों, बात बोले भेद खोले में हमें बताया गया है बहुसंख्यकवाद के बारे में। यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। इसी को कहा जाता है बहुसंख्यकवाद। उम्मीद है आप बात को समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बना ली और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने और शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर के संघर्ष किया। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप याद रखिए तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। 1980 का समय आया, सोचिए 1948 के बाद 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुए, बदल गए और परिणाम ये निकला कि दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। दोस्तों, अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई है। हमने पढ़ा है 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय में कि हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियां पैदा हुई हैं। दोस्तों, 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। बात करते हैं बेल्जियम की समझदारी की। दोस्तों, बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। अब ये रास्ता कौन सा था, इस पर बात करते हैं। दोस्तों, उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सके। समझ रहे हैं आप? दोस्तों, उन्होंने इसके लिए क्या किया? जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारियों के लिए देखें बॉक्स की कुछ मुख्य बातें जो हैं वो निम्नलिखित हैं। क्या है इसको समझते हैं, उससे पहले गृह युद्ध पर बात कर लेते हैं कि क्या होता है। किसी मुल्क में या देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो समझ लीजिए कि यह गृह युद्ध है। ठीक है, समझते हैं पहले बिंदु को। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के जो सांसद हैं उनका बहुमत उसके पक्ष में हो और इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरे बिंदु में देखिए क्या है। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई है। यानी आप समझिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर थी, बची अनेक जो शक्तियां थी, वो देश के दोनों इलाकों की जो क्षेत्रीय सरकार है उनको सौंप दी गई है। यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन यहाँ पर नहीं है। ये भी ठीक है। दोस्तों, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। समझ रहे हैं आप? यह हमने श्रीलंका के समय में नहीं देखा उदाहरण में, है ना। दोस्तों, बेल्जियम की एक अच्छी बस्ती का पता लगाने के लिए कहा जा रहा है। उम्मीद है आप पता करने के पश्चात कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगला बिंदु क्या है? केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। अब ये सरकार में क्या है कि इस सरकार का सबसे पहले समझ लीजिए चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहे वे जहां भी रहते हों इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है। निश्चित रूप से यह जटिल है खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही।
इससे मुल्क में गृह युद्ध की आकांक्षाओं पर विराम लग गया है, वरना महायुद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बंट गया होता। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स, जो कि राजधानी है, उसको उसका मुख्यालय चुना गया, है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। इस चित्र को देखिए, ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित यूरोपीय संसद। दोस्तों, बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की है। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। दोस्तों, इस एहसास के चलते क्या हुआ कि दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। दोस्तों, ये जर्मन इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है जो इस चित्र में हमें दिखाया गया है। आप देखिए कि इस गाड़ी में दो स्टीयरिंग है। बाई तरफ अंकित ये कार्टून है जिसमें जर्मनी की एक समस्या का संकेत किया गया है। वहाँ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नामक दो बड़ी पार्टियों की गठबंधन सरकार है। ऐतिहासिक रूप से ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी रही हैं, यानी कॉम्पिटिटिव रही है। सन 2005 की बात करें तो इसके चुनावों में इन दोनों में से किसी को अपने बूते सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला, इसलिए इन्हें गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। दोनों दल विभिन्न नीतिगत मामलों पर अलग अलग पक्ष लेते हैं, फिर भी वह साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। जर्मनी की संसद के बारे में जानकारी के लिए लॉग ऑन करें वेबसाइट www.bundestag.de/en। दोस्तों, हमें ये बताया गया है यहाँ पर सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। आप देख सकते हैं इस गाड़ी में दो स्टीयरिंग है। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दोस्तों दिए जा सकते हैं। पहला क्या है? सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसीलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा है। इस पॉइंट को समझिए, लिखा हुआ है कि सामाजिक टकराव जब बढ़ जाता है ना तो किस चीज का रूप ले लेता है? हिंसा का, और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाती है। तो इसलिए अच्छा क्या है? सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए यह अच्छा है। दोस्तों, बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। दोस्तों, सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है और वह बात कहीं ज्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। समझिए आप, लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत है उनके बीच सत्ता को बांटा जाएगा और ये लोग इसी ढर्रे से रहें। दोस्तों, इसीलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं, जितने भी हैं। और आगे हमें यह बताया है कि इन दो तर्कों में से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को हमें बताता है। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी, है ना। युक्तिपरक शब्द का तात्पर्य क्या है जो यहाँ पर दिया था? इसका मतलब है हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला। पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसला अक्सर इसके विपरीत, इसके उलट होता है। दोस्तों, यहाँ पर हमें यह बताया गया है कि एनीते बेल्जियम के उत्तरी इलाके में एक डच माध्यम के स्कूल में पढ़ती है। फ्रेंच बोलने वाले उसके अनेक स्कूल साथी चाहते हैं कि पढ़ाई फ्रेंच में हो। सेल्वी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के एक स्कूल में पढ़ती है। वह और उसके स्कूल के बहुत से दोस्त तमिल भाषी हैं और इनके माता पिता पढ़ाई का माध्यम तमिल ही रखना चाहते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं दोस्तों खलील की उलझन क्या है। समझिए,
जैसा कि दोस्तों होता आया है, यहाँ पर हमें बताया है, इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था और बेताल उसकी पीठ पर बैठा था। हमेशा की तरह इस बार भी यह सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद न आ जाए, बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी क्या है इसे समझिए। बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे तो माँ सुन्नी मुसलमान। आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात नहीं थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बेरूत में भी बस जाते थे। वे साथ रहते थे, मेल जोल होता था, पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील का एक चाचा ऐसी ही लड़ाई में मारा गया था। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदाय के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच ये समझौता हुआ था तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए, पर दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे हैं। खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वह सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता। वह न तो माँ के धर्म को मानता है और न ही पिता के। असल में वह चाहता ही नहीं कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्र की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना है, सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वह किसी भी समुदाय का हो। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने यह गृह युद्ध देखा है, उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। अभी कहानी खत्म भी नहीं हुई थी कि वे टीवी टावर के पास पहुंच गए। यहाँ वे रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता तो आप क्या करते? क्या आप पुरानी व्यवस्था ही चलने देते या आप कुछ नया करते? बेताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूला। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों, विक्रम बेताल की कहानियां हम सभी ने सुनी है। क्या आप बेचारे विक्रम को बेताल के सवाल का जवाब देने में दोस्तों मदद कर सकते हैं? फिलहाल समझते हैं सत्ता की साझेदारी का रूप। दोस्तों समझिए, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय, आप इसे समझिए, कौन सी धारणा के विरुद्ध? कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं आप? दोस्तों, लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है? कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। इसीलिए इसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई है। दोस्तों, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ प्रचलित उदाहरणों पर। सबसे पहला गौर करिएगा, शासन के अलग अलग अंग हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनके बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। ये हम कक्षा 8 से जानते हैं। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इसमें विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है।
अब समझिए कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने क्या देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश भी रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। व्लादिमीर, सत्ता की बागडोर केवल हमारे हाथ में है, बुश और पुतिन दोनों हैं, है ना दोस्तों। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे, है ना। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। दोस्तों, प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ये मैं शब्दशः आपके समक्ष इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरल शब्दों में सरल व्याख्या में बताया गया है। जहाँ कहीं कोई कठिन शब्द आता है या कोई परिभाषा और मुझे लगता है कि आपको समझाने की आवश्यकता है, वहाँ मैं आपको इसे समझाता भी हूँ। दोस्तों, हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है। कई देशों में प्रांतीय क्षेत्रीय सरकारें नहीं हैं, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है क्या कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह से होगा। दोस्तों, बेल्जियम में तो यह काम हुआ है, पर श्रीलंका में नहीं हुआ है। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगरपालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयां हैं, मैं आपको बता दूं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। हम अगले अध्याय में इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तीसरा समझिए, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल दोस्तों हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझने लगे। दोस्तों, अल्पसंख्यक समुदायों की अगर हम बात करें तो उनको भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक विविधताओं को सत्ता में भागीदारी देने के लिए अलग अलग तरीकों पर हम इकाई 2 में चर्चा करेंगे, है ना। अब आगे देखिए, सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। इसमें हमें क्या बताया है कि सत्ता का जो बंटवारा है दोस्तों, उसको हम अलग अलग प्रकार के जो दबाव समूह हैं और जो आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित करने और नियंत्रित करने के तरीके हैं, इसमें भी देख सकते हैं, लक्ष्य कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। दोस्तों, समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंदिता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे, है ना। इसीलिए तो प्रतिद्वंदिता है। दोस्तों, एक बड़ी समय अवधि पर अगर गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सत्ता जो है वो बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। कई बार दोस्तों सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि 2 या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती है। दोस्तों, लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। दोस्तों, इकाई 3 में हम राजनीतिक दल, दबाव समूह और सामाजिक आंदोलनों की कार्यप्रणाली पर गौर करेंगे। इकाई 2 और 3 में हम क्या करेंगे, इस पर हमने चर्चा की है ना, इकाई 1 में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय पूरी तरह से समझ में आया होगा। एक एक पहलू को आपने अच्छी तरह से जाना होगा, एक एक जानकारी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। और
मेरी आपसे यह अपेक्षा रहती है कि अगर अध्याय आपको समझ में आया है, वीडियो आपको पसंद आया है, तो ज़रूर शेयर करें इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों, साथियों, सहपाठियों, मित्रों, परिजनों के साथ में, और कहिए उनसे कि आए इस चैनल पर देखें इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी हो इस विषय की जानकारी, इस अध्याय की जानकारी, है ना। दोस्तों, जल्दी मुलाकात करेंगे अगले अध्याय के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।